जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आप सब लोगों ने जयशंकर साहब का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में खिताब सुना होगा। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है। पिछला वीडियो उसी को लेकर था। आज मैं वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर एक पहलू और अहम पहलू जयशंकर साहब का CFR काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अंदर दिया गया एक डिस्कशन किया उन्होंने और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उसके अलावा कनाडा में किस तरीके से सिखों ने दुर्व्यवहार किया और खालिस्तानियों ने, इनफैक्ट नॉट सिखों ने, और यहाँ भारत में कितने सारे स्थानों पर मेरे ख्याल से 53 लोकेशंस के ऊपर NIA की रेड हुई और ये नॉर्थ इंडिया के राज्यों में हुई और इसमें काफ़ी सारे लोग पकड़े भी गए, असला भी पकड़ा गया और बहुत सारे इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए। ये कार्रवाई यहाँ पंजाब में हुई। वहीं पंजाब के लीडर्स, पंजाब की प्रेस, वहाँ पर ये मुद्दा उठा कि बहुत सारे बच्चे कनाडा के अंदर पढ़ रहे हैं और वीज़ा का प्रावधान रुकने के बाद इनका क्या होगा, इस तरीके की बात भी कही गई। तो इन सारी बातों पे अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जयशंकर साहब की। जयशंकर साहब ने काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में जो बात करी उसके अंदर उन्होंने कनाडा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जैसे पहले चला करता था वैसे नहीं चलेगा। वही जो उन्होंने जनरल असेंबली में कहा उसी को और एम्पलीफाई किया कि आप लोग नैरेटिव सेट करते हैं और आप चाहते हैं कि बाकी सब लोग उस नैरेटिव के तहत ही काम करें। वहीं एक पत्रकार ने कुछ हवाला दिया, कुछ आंकड़ों का कुछ बात करी और उसमें जयशंकर साहब ने कहा कि ये जो आपके सर्वे होते हैं ये फ्लॉड होते हैं, इनके अंदर बुनियादी तौर पर बहुत सारी गलतियां होती हैं और उनको मानना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम उनको नहीं मानेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज जयशंकर साहब की तरफ से गया। वहीं दूसरी तरफ किसी ने FBI, यूनाइटेड स्टेट्स और 5 आईज के बारे में सवाल पूछा तो उसमें भी जयशंकर साहब ने दो टूक के बता दिया कि ना मैं 5 आई का हिस्सा हूँ और ना मैं FBI का हूँ। तो ये जिन लोगों से पूछना है आप उनसे पूछिए। दरअसल उन्होंने उसको बोला कि अपना काम करिए और फालतू की बातें इधर उधर नहीं करिए और हमें आपके यहाँ पे क्या है, कौन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं ट्रूडो साहब सुनने में आ रहा है कि नज़र नहीं आ रहे हैं पिछले 2-3 दिन से और जो इन खालिस्तानियों के संत हरदीप सिंह नज्जर जी, खालसा जी जो हैं, इनका ये पता लगा है कि हर हफ्ते इनको ब्रीफिंग दी जाती थी फ्रॉम द इंटेलिजेंस एजेंसीज क्योंकि इनकी जान पर खतरा था और खतरा गैंगस्टर्स की तरफ था। ये बार बार चीज़ निकल के आ रही है और अब ये ट्रूडो साहब के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग हो गया है। एक तो नाज़ी को अपनी पार्लियामेंट में बुलाकर उससे खिताब करवा लिया, उससे पूरी दुनिया में जग हंसाई भी हुई है, जग शर्मिंदगी भी हुई है और अब ट्रूडो साहब का ये तो हम बिल्कुल मान सकते हैं कि अगले इलेक्शन में वो नहीं जीतेंगे क्योंकि जहाँ तक नाज़ीज का सवाल है, हॉलोकॉस्ट का सवाल है, ये बहुत ही सीरियस इशू है। वहीं जो अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा एक रुझान दिखाया गया था कनाडा की तरफ, वो भी डाइल्यूट होता चले जा रहा है और अब सिर्फ ये बात ये हो रही है कि इंडिया से भी हम बात कर रहे हैं, कनाडा से भी बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। तो वो जयशंकर साहब ने कह ही दिया है कि हम चाहते हैं कि हमें क्रेडिबल इनपुट दिया जाए और उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। हमारी ये पॉलिसी नहीं है और ये वाकई इंडिया की पॉलिसी नहीं है कि इस तरीके की कार्रवाई करे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है और मैं तो शुरू से और हमेशा से ये कहते आया हूँ कि ये रॉ के करने वाली चीज़ें नहीं हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स हो टेररिस्ट लीडर्स की या कनाडा में हो या दुनिया में कहीं भी हो। ये हमको बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोग इस तरीके की कार्रवाई नहीं करते हैं, हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। वहीं जयशंकर साहब ने इसी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के डिस्कशन के दौरान ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भारत एक बहुत अहम चीज़ है, अहम मुल्क है और अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर अमेरिका को जितने साथी मिल जाएं उतने कम हैं क्योंकि अभी यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है और इसमें इंडिया जैसे मुल्कों को साथ लिए बगैर
अमेरिका अपनी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी को नहीं साध सकता। ये अमेरिका की मजबूरी है और भारत की मजबूती है। तो इस चीज़ को हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए। तो ये कनाडा वाला जो पुश ओवर रहा है, ये जिस तरीके से इन्होंने बचकानी हरकत करी है, वो सफल नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया इज डिफरेंट। इंडिया इज नॉट द इंडिया जहाँ पे इंदिरा गांधी निक्सन को मिलने गई और उसको आधा घंटा या पता नहीं कितनी देर तक उसको बिठा के रखा और फिर वो गुस्से में दमदमाती हुई वहां से उठ के चली गई। अब ऐसा नहीं है। अगर मोदी साहब न्यूयॉर्क जाएंगे या कहीं भी दुनिया में जाएंगे, they bloody well come and meet him, they bloody well come and greet him, there is no doubt about it, let's be very clear. And it is not Modi, it is India. Modi is representative of this country, India, and India is powerful. India is fifth largest economy, moving up to the third largest economy. ये हम सबको मालूम है। और जयशंकर ने इस काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के अंदर इस चीज को रिएट्रेट किया, इस चीज को प्रेस किया और ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी कि हिंदुस्तान अभी पुश ओवर नहीं है, आप उसको कोहनी मार के आगे नहीं निकल सकते। तो ये जिन्होंने मारने की कोशिश करी है या प्रयास किया है, वो बर्बाद है। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपने आप को इतना सुपीरियर समझता था कि ऐसा लगता था कि अल्लाह ने ही इनको इस जमीन पर उतारा है कि आप ही पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाएंगे और आप ही इस मजहब के अलंबरदार हैं, और अल्लाह अगर किसी का है तो सबसे पहले पाकिस्तानियों का है। ये इन बेवकूफ़ों का ये मानना था। और आज की तारीख में अल्लाह अगर किसी का नहीं है तो वो पाकिस्तानियों का है, बाकी सब का है। तो ये सिचुएशन है। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये कहानी बैठी है। और ये किसी ने मेरे को बहुत पहले किसी ज़माने में ये कहा था कि सही दिशा में उठाया हुआ पहला कदम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता और कभी भी वो गलत नहीं साबित होता, क्योंकि वो सही दिशा में उठाया हुआ कदम है। तो भारत के जो शुरुआती दौर के जो कदम हैं, लोगों को नेहरू जी के ऊपर बहुत गुस्सा आती है, मेरे को भी आती है किसी किसी मुद्दे पर, बट लेकिन हमें ये इस चीज़ का एहतराम करना चाहिए, इस चीज़ को मानना चाहिए कि नेहरू साहब ने जो इस देश की बुनियादें रखी हैं कई क्षेत्रों में, मैं उनकी सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, वो बहुत ही पुख्ता हैं। और वही कारण है कि हम आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हमारा एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंडिया का फेज़ रहा है ये इंदिरा गांधी से लेके कोलिशन गवर्नमेंट्स का, इंक्लूडिंग यूपीए। ये एक बहुत बड़ा समय था, बहुत बड़े लंबे दशक थे जिसमें हिंदुस्तान अपनी प्रोग्रेस को भुलाकर और सोशलिज्म और कम्युनलिज्म और जात पात और इन चक्रों में फंस गया है। बहरहाल ये आज के टॉपिक का, आज डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं कि टोरंटो में, वैंकूवर में किस तरीके से खालिस्तानियों ने हिंदुस्तान का झंडा फुटबॉल में लपेट के उसके साथ फुटबॉल खेली। मैं इसको देख के बड़ा मेरे को दुख लगा, लेकिन मुझे ये भी समझ में आया कि ये इसीलिए कर रहे हैं कि मेरे जैसे लोगों को दुख लगे। इनफैक्ट गुरपतवंत पन्नू का एक टेलीविज़न चैनल ने इंटरव्यू किया जिसमें उसने ये कहा, जब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि तुम ये झंडे जलाते हो, ये करते हो, वो करते हो, कहते हम वो सारे काम करेंगे जिससे तुमको बुरा लगता है। तो ये काम हमको बुरा लगाने के लिए किया। लेकिन इन मूर्खों से ये पूछे कोई कि सबसे पहले तो तुम जो हो इसी देश की धरती से निकले हो, यहीं की बोली बोलते हो, यहीं सदियों से रहे। सिर्फ बाल लंबे करने से और पगड़ी पहनने से कोई अलग नहीं हो जाओगे, चाहे जितना मर्जी जतन कर लो। तुम्हारे सारे के सारे गुरु इसी सनातन धर्म की देन है। और ये जो कहते हैं कि हमने हिंदुओं को बचाया, ये सरासर बकवास है। ये हिंदुओं के बीच में से ही निकले, क्योंकि इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी। मुसलमानी आक्रमण बढ़ते जा रहे थे हमारे मुल्क के अंदर, ख़ासतौर से पंजाब में दहशत का माहौल था। जब आप इतिहास पढ़ें, जब ये लुटेरे और इस्लामी ताकतें जब हिंदुस्तान में आती थी तो डर के मारे ये जंगलों में छुप जाते थे, हिमाचल में अपने घर बार छोड़ के, और वहाँ छुप जाते थे। सब हिंदू और ये सब लोग छुपते थे।
तो इनके अंदर एक कश्मकश थी, एक टेंशन था, और जरूरत के हिसाब से इन्वेंशन होता है। इन्वेंशन इज मदर ऑफ नेसेसिटी। अगर हमें ज़रूरत थी तो हमारे बीच में से ही कुछ लोग खड़े हुए जिन्होंने एक नया आइडिया, एक डिसरप्टिव आइडिया शुरू किया। भक्ति काल का मूवमेंट था। भक्ति टाइम में ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, पूरे मुल्क में चल रही थी, खास तौर से पंजाब के इलाके में। आर्य समाज उसी की देन है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ। एक ज़माने में पहले ब्राह्मणों के जो ये दुकानें जो चलाते हैं कि इसमें ये डाल दीजिए और 500 रुपये इधर रख दीजिए, ये ड्रामा जब भी बढ़ा है और जब भी ये धर्म के नाम पर रीतियां, अंधविश्वास और इस चीज़ का इन्होंने बढ़ावा किया है अपने फ़ायदे के लिए, तो हिंदू समाज के अंदर हमेशा से एक चर्निंग आई है, एक एवोल्यूशन का एक फेज आया है। तो बुद्धिज़्म भी इसी वजह से निकला और यही कारण थे। और बाद में भक्ति काल के दौरान आर्य समाज और फिर सिख भी इसी चीज़ की वजह से, इसी में से इवॉल्व हुए। सारी बेसिक जो टेनेंट्स हैं वो यही हैं। बल्कि जो ये खालसा राज जो कहते हैं कि राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, खालसा इज नथिंग बट प्योर। पंजाबी में प्योरिटी को खालिस हम भी बोलते हैं यार, खालिस दूध मिला या खालिस मिठाई या इस तरीके से, खालिस प्योर। इट इज हिंदी, संस्कृत और पंजाबी सब में खालिस। तो कह लेते कि खालिस से खालसा राज बनाएंगे। प्योर रूल, प्योर रूल क्या है? वही जो सनातनी रामराज कहते हैं। रामराज क्या है? ऐसा तो नहीं है कि रामचंद्र को लाके और बिठा देंगे और प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, ऐसा नहीं है। राम राज यानी कि प्योर, फुल ऑफ जस्टिस एंड दैट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड दैट इज व्हाट इज खालसा राज। तो बेसिक एवरीथिंग इज फ्रॉम द बेसिक कल्चर ऑफ इंडिया। और अब ये फालतू की जो बातें हैं कि हमने ये करा वो करा, तो तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे गुरुओं ने, जो सब के सब हिंदू थे, उन्होंने ये एक नया सिस्टम तैयार किया। ये सिस्टम था इन आक्रमणकारियों से लड़ने का, और उन्होंने वो उस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया और उस तरीके की गाइडलाइंस डाली जिसके ऊपर चले। लोग कहाँ से आए? ये कहीं मंगोलिया से थोड़ी आए थे, या तुर्की से आए थे, या अफ्रीका से आए थे अब हमें बचाने के लिए। ये हम ही में से ही निकले। हमारे ही बच्चे जो हैं उन्होंने तलवारें उठाई और सिर पे दस्तार बांधी, और उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अगुवाई में इन्होंने मुसलमान आक्रमणकारियों का और लुटेरों का, इसको मैं करेक्ट कर दूं, आई शुड नॉट बी रॉन्ग, उनका विरोध किया और पूरे समाज को बचाया। सो दिस इज द रियलिटी। अब आप इसकी कहानी कुछ भी बना लें और किसी भी तरीके से पेश कर लें, क्योंकि आपका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, तो वो कामयाब नहीं होगा। ये तो रही बात थोड़ी सी हिस्ट्री की और रियलिटी की। अब ये जब टोरंटो में फुटबॉल पे तिरंगा लपेट कर खेली जा रही थी और उधर जयशंकर साहब CFR के अंदर अपना डिस्कशन और पत्रकारों का जवाब दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अंदर 53 या 54, आई एम नॉट वेरी श्योर, जगहों पर NIA के रेड्स हुए। ये राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, इन सारे इलाकों के अंदर अलग अलग स्थानों पर रेड हुए। कई सारे लोग पकड़े गए, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े गए, हथियार, एमिनेशन भी कई जगहों से मिला और बहुत कुछ जानकारियां हासिल हुई। तो ये एक प्रेशर बना है खालिस्तानियों के ऊपर, खालिस्तानी सपोर्टर्स के ऊपर। और ये याद रहे, ये एक इतना सिंपल ब्लैक और वाइट नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ा ग्रे बैंड है। और ग्रे बैंड वो ये है कि ये खालिस्तानी, ये एक ड्रामा है। इसके पीछे दरअसल कबूतरबाजी और पैसा है। हर चीज़ के पीछे, किसी भी चीज़ में जाएंगे उसके पीछे पैसा मिलेगा। अब कनाडा जाने की एक होड़ लगी है पंजाबियों के अंदर। हर घर से, हर दूसरे घर से एक व्यक्ति कनाडा में गया हुआ है, उसको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट मिलने के बाद उसको वहाँ पे परमानेंट रेसिडेंसी का परमिट चाहिए। वहाँ पर जो उसके रूल्स और कानून हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वहाँ पर 1 साल आपको किसी के यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो जब वो किसी के यहाँ काम करता है
तो उसको तजुर्बा मिलता है, उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं, और फिर उस रिकमेंडेशन के बाद में शायद आपको पीआर मिलता है। तो हर एक व्यक्ति ये चाहता है। तो इस सब के पीछे ये पूरी ऑयल्ड मशीन है। पासपोर्ट दिलवाना, उसके अंदर रिश्वत, करप्शन इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेटिक पुलिस करप्शन है। पासपोर्ट दिलवाना, पासपोर्ट दिलवाने के बाद में वीज़ा लगवाना, इसमें पैसे चलेंगे। फिर वहाँ पे कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ पर रहेंगे और कहाँ नौकरी करेंगे, 1 साल का तजुर्बा कहाँ हासिल करेंगे, उसके पैसे अलग हैं, और वगैरह वगैरह। फिर वहाँ पे जितने भी गुरुद्वारे हैं, वो गुरुद्वारे अब गुरु की बाणी के नहीं रहे, वो वहाँ पर प्रोपेगेंडा और वो खालिस्तानियों का एक अड्डा बन गए हैं। तो वो एक अलग इशू है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जब एनआईए के रेड्स पड़े हैं, तो अभी आने वाले समय में ये जो तंत्र बना हुआ है इलीगल माइग्रेशन का, और जिसको कबूतरबाजी भी कहते हैं, इसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे। तो ये खालिस्तानी नेटवर्क जो ड्रामा है, दिखावा है, वो इसलिए है कि भाई ये बताते हैं वहाँ जाके कि इनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और कनाडा की पॉलिसीज ऐसी हैं कि जिस किसी के ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है वो उसको असाइलम देते हैं। सबसे ज़्यादा असाइलम पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलते हैं तो वो कनाडा में मिलते हैं। और इसीलिए ये हरदीप सिंह निज्जर, एक प्लम्बर और यहाँ पे एक क्रिमिनल टेररिस्ट, अवैध तरीके से कनाडा गया, वहाँ पर उसने असाइलम के लिए ट्राई किया, सिटीजनशिप के लिए ट्राई किया, वगैरह वगैरह, बहुत प्रयास करे, नहीं मिले, अंततः जाके उसको ये कार्रवाई हुई। अब ये कनाडा में तो ये कहानी जो चली हिंदुस्तान में चली, अब आवाज़ें ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी उठने लग गई हैं कि ये खालिस्तानी जो हैं ये देश के लिए ठीक नहीं है, और वहाँ भी अब ये डिमांड हो रही है कि इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए। तो ये पूरी कार्रवाई हुई है चारों तरफ, और इसमें जो आने वाले समय के अंदर हिंदुस्तान ने, इंडिया ने, भारत ने जो अपनी धाक जमाई है फॉर रूल ऑफ लॉ एंड मॉरल असेंडेंसी एंड अथॉरिटी, ये बहुत काबिल तारीफ है, और इसके असर आप आगे आने वाले समय में देखेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, कुछ ना कुछ पाखंड ड्रामा जरूर रचा जाएगा पश्चिमी देशों की तरफ से, क्योंकि वो किसी भी हालत में नहीं चाहते कि हिंदुस्तान इतना स्वायत्त, इतना मजबूत हो। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान कमज़ोर रहे। याद रहे कि पाकिस्तान भी इसलिए बनाया गया था जिससे कि हिंदुस्तान कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। ये हिंदुस्तान को चेक करने के लिए ये पाकिस्तान नाम की बीमारी हमारे गले टांग दी है। लेकिन वो अब अच्छी बात है कि ये बीमारी को भी दरकिनार करके, साइडलाइन करके, और इसको बुलाने का प्रयास हो रहा है। बहरहाल यही मेरा वीडियो होता है समाप्त। आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।